लर्न करने के जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये जहां जहां हम ऐसे का नंबर क्योट करेंगे वहां ऐसे का टाइटल रखना भी बहुत जरूरी है, और इस ऐसे का टाइटल थोड़ा लंबा है, इसे हमें लर्न करना है। यानी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस ऐसे में शब्द आया इंडिपेंडेंट ऑडिटर और कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ऐसे ऑडिटर का रियल जॉब बताता है। रियल जॉब REALJOB। R रीजनेबल एश्योरेंस, E एथिकल रिक्वायरमेंट, A ऑडिट ओपिनियन, L लिमिटेशन, J जजमेंट प्रोफेशनल, O ऑब्टेन एविडेंस, B स्पेक्टिज्म। तो ये इस ऐसे की जान है रियल जॉब। अभी ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं ये इस ऐसे में आए हैं और इन्हें हमें अब डिटेल में समझता है। तो इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। व्हाट इज ऐसे 200 ऑल अबाउट? ऐसे 200 सेट्स फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये ऑडिट की फाउंडेशन है। ये क्या डिफाइन करता है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसको एडर करना ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है, और ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की हम आगे चर्चा कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का होना बहुत जरूरी है। ये एथिकल रिक्वायरमेंट है। ऑडिटर को बिना बायस हुए अपना रिपोर्ट जो देना है, किसी का उसको फेवर नहीं करना, किसी को डिसफेवर नहीं करना, इसको इंडिपेंडेंस कहेंगे। ये दूसरे स्टेज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्पिरिट एंड डायरेक्शन दूसरे स्टेज को ये देता है। तो ऑडिट का पर्पज क्या है कि ऑडिट क्यों कंडक्ट की जाती है? ऑडिट कंडक्ट की जाती है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether they are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and give a true and fair view. Applicable financial reporting framework क्या होगा? जो कंपनी पर इंटाइटी पर लागू है, AS लागू है, इंड AS लागू है, तो उसके अनुसार ये अपने स्टेटमेंट्स को तैयार करेगा। इसको डिसाइड करना मैनेजमेंट का काम है कि उन पे कौन से एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और ऑडिटर का काम है चेक करना कि क्या वो सारे ऑडिट अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो भली प्रकार से सही प्रकार से बनाए गए हैं, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो उसके हिसाब से वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे कि कंप्लीटनेस, कि सारे कंप्लीट हैं, पूरी एंट्रियां रिकॉर्ड कर ली गई हैं, कोई ओमिट नहीं की गई है, कोई मिसलीडिंग एंट्री नहीं है, कोई अलग से नई एंट्री नहीं कर दी गई है। सारी एंट्री जो है वो बैक्ड बाय द वाउचर्स है, बैक्ड बाय द एविडेंस है। ये ऑडिटर चेक करेगा। तो इसको माना जाएगा कि सारे जो जजमेंट लिए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं, जो मैनेजमेंट में जजमेंट लिए हैं, वो सारे प्रॉपरली करें। तो इसको हम ट्रू एंड फेयर व्यू कहेंगे। इसको बाद में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अब आता है कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो जो स्टेटमेंट्स को बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, प्रेजेंट करना है, वो मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF को हम ऊपर डील कर चुके हैं। FRF के बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। दूसरा है डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, की इंटाइटी अपने रिकॉर्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाएगी और उनको डिजाइन करेगी, इंप्लीमेंट करेगी और उनको मेंटेन भी करेगी। डिजाइन करना केवल पर्याप्त नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना भी जरूरी है। और ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो ऑडिटर को अपना रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोवाइड करेगी। सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी और जो एम्प्लॉई हैं, मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, उनसे फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगी कि किसी को रोकेगी नहीं कि किसी से बात करने के लिए, कि उसको जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बारे में इंक्वायरी करनी है वो किसी भी एम्प्लॉई से कर सकते हैं, किसी भी पर्सनल से कर सकते हैं। तो अब मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने समझ लिया। अब समझेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस,
that the financial statement are free from material misstatement. मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आगे समझते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर अपनी जांच करके ये देखेगा, अपने आप को एश्योर करेगा कि सारे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी प्रकार से अकॉर्डिंग टू एफआरएफ बनाए गए हैं और उन पर अपनी जो रिपोर्ट है अपनी फाइंडिंग के अनुसार वो देगा। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस फाइंडिंग एंड टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट का एक अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे, पर थोड़ा इस चैप्टर में भी हम शॉर्ट में इस एथिकल रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। और एंड ऐसे ऑडिटर को सारे एसेज की कंप्लाई करना है। अगर कोई ऐसे कंप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। जो भी कार्य ऑडिटर करेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। ये हर ऐसे में आपको आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो जो भी चीज है कि अगर कोई ऐसी की पालना नहीं हो रही है तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है? ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error and to express opinion thereon. The auditor has a secondary objective to report as required by SA. मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा और सेकेंडरी हुआ कि वो रिपोर्ट करेगा। ये दो ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेटमेंट को अपना रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे और रिपोर्ट करे। रीजनेबल एश्योरेंस क्या हुआ? रीजनेबल एश्योरेंस ए हाई लेवल एश्योरेंस है, नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि ऑडिटर सारी चीजें पूरी की पूरी चेक नहीं कर सकता कि ये चीजें हैं, तो वो अपने आप को रीजनेबल एश्योरेंस कहेंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑडिट के बाद भी गलती होने की संभावना है। इसलिए ऑडिटर 100% जो है वो नहीं दे सकता कि ये 100% सही है, फिर भी गलती हो सकती है। तो पर रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल एश्योरेंस है, तो उसको करेंगे। इसको अपने को इस वर्ड को भी याद रखना है, रीजनेबल एश्योरेंस से हाई लेवल एश्योरेंस, नॉट ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो इसके लिए वो क्या करेगा? ऑडिटर कैसे अचीव करेगा? वो प्लान करेगा ऑडिटर को। ऑडिट प्रॉपरली प्लान की गई है, परफॉर्म रिस्क बेस्ड ऑडिट प्रोसीजर है। ये ऐसे 300 सीरीज में हम इनको पढ़ेंगे कि ऑडिटर को कैसे प्लान की जानी है, कैसे उसको प्रोसीजर किए जाने हैं। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कैसे अपने को अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस प्राप्त किए जाने हैं। जैसा कि मैंने पहले बात करी कि 100% नहीं हो सकता, ये एश्योरेंस हाई लेवल एश्योरेंस है। इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण से 100% एश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन की। इनहेरेंट लिमिटेशन में 3 चीजें आती हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाती है, पर उसमें क्या है कि बहुत सारे जजमेंट यूज करती है, एस्टीमेट यूज करती है, तो इनकी गलती होने की संभावना भी है कि उसके एस्टीमेट प्रॉपर नहीं हो। उसने जो जजमेंट यूज किए हैं वो कुछ डिफर कर जाएं जो कि एक्चुअल है उनसे। जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, जजमेंट लिए जाएंगे, इस साल लिए जाएंगे, एस्टीमेट प्रोविजन किया अगले साल के लिए, डेप्रिसिएशन लगाया, मान लिया कि लाइफ मशीनरी की 8 साल थी पर वो मशीनरी 5 साल में स्क्रैप हो गई, तो ये कारण रहेगा कि वो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और ऑडिट प्रोसीजर है कि ऑडिटर के पास इतना समय नहीं होता, टाइम की लिमिट है उसके पास, वो सैंपल चेक करता है, पूरे के पूरे 100% ऑडिटर चेक नहीं करता है। मैनेजमेंट ने जो बनाया, मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन दिए उन पे वो रिलाई करता है। ये ऑडिट प्रोसीजर हो गया। तो और तीसरा हो गया टाइम एंड कॉस्ट कंसंट्रेंट। ऑडिटर परफॉर्म करता है डेडलाइन में, ऑडिटर को एक टाइम लिमिट मिलती है कि उसके अंदर वो उसको ऑडिट को कंप्लीट करे, और उसको ऑडिटर को ध्यान भी रखना है कि इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं हो कि उसका बेनिफिट उसके रिपोर्ट के बेनिफिट से कम होगा। तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना है ऑडिटर को और टाइम का भी ध्यान रखना है। तो ऑडिटर के पास समय कम है तो उसको उसके में रिपोर्ट बनानी है, तो ये टाइम का भी है। तो ये 3 कारण है जिसके कारण से ये ऑडिटर को 100%
जो है 100% एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, टाइम एंड कॉस्ट। अब बात आई थी ऊपर हमने बात करी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो मटेरियल है, उसको मिस स्टेटमेंट तो हमने गलती के लिए मान लिया। मटेरियल किसे कहेंगे? ये जो है इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर रिलाइंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट हो सकती है फ्रॉड के कारण या एरर के कारण। तो इसके यूजर कौन हुए? स्टेटमेंट के यूजर कौन हुए? ओनर, शेयर होल्डर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेंडर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। जो भी इनके हिसाब से इन्वेस्टर जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, उन्हें इंटरनेट यूजर कहा जाता है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं। गलती दो प्रकार से हो सकती है, फ्रॉड और एरर। फ्रॉड जो जानबूझकर किया गया है, एरर भूलवश हो गया, मिस्टेक से हो गया, कि इंटेंशन नहीं था। फ्रॉड और एरर में डिफरेंस केवल इंटेंशन का है। और मटेरियल की बात हमने करी कि इन्फ्लुएंस द डिसीजन। कोई बड़ी कंपनी है जहां लाखों करोड़ का है, वहां 1 लाख रुपया भी इमैटेरियल हो सकती है, और छोटी फर्म के लिए 1000 रुपया भी मटेरियल हो सकती है। तो ये ऑडिटर को जज करना है कि क्या मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। वो किस हिसाब से करेगी कि वो जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, उनको डिसीजन पे क्या इफेक्ट डालती है। बात आई थी एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में 4-5 प्रिंसिपल हैं। इंटेग्रिटी, ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसको बिल्कुल स्पष्टता से अपनी रिपोर्ट करनी है। ऑब्जेक्टिविटी, उसको कोई वाइस नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई उसमें एंटिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ऑडिटर को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होना चाहिए और वो अपना जो काम है वो बिल्कुल देखभाल के करना चाहिए। केवल ऑडिटर के लिए नॉलेज गेन करना जरूरी नहीं है, परंतु उसको अपडेट रखना भी जरूरी है। ऑडिटर मस्ट गेन एंड मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको किसी दूसरे को बिना क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज नहीं करेगा। जहां केवल कानूनी बात जरूरत हो वहां ही वो करेगा और कॉन्फिडेंशियल के नियम की पालना करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो एथिकल नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर, इसमें क्या होगा कि उसका व्यवहार होना चाहिए, वो लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, अवॉइड डिस्क्रेडिटेबल एक्ट, जिससे प्रोफेशन की बदनामी होती है, ऐसे व्यवहार वो ना करे। वो केवल लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, अपने आप को क्रेडिबिलिटी को, अपने प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे। तो ये एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में लास्ट में अपना चैप्टर है 11 नंबर, उसमें और हम करेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट शब्द आया था कि ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लेने पड़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, कि क्या ये सारा ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो उसके बारे में बहुत सारे मैटर आएंगे। तो ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है, ये क्या होगा कि ऑडिटर हर जो अपना जजमेंट लेगा उसमें अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी ट्रेनिंग को जो है वो यूज करेगा नॉलेज लेने के लिए। एप्लीकेबल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी वो पूरा नॉलेज करेगा। उस यूनिट पे क्या क्या लॉ रेगुलेशन लगते हैं उसको भी वो करेगा, उसका नॉलेज गेन करेगा। ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस का यूज करेगा। द एप्लीकेशन ऑफ द रिलेवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, व्हाट इज द मटेरियल, व्हाट इज द एविडेंस इज सफिशिएंट।
प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। व्हाट इज द प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म? प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म क्या है कि ऑडिटर को अपना जो है एटीट्यूड वो क्वेश्चन माइंड रखना चाहिए, कि उसको देखना चाहिए कि कहाँ हमेशा सचेत रहना चाहिए कि क्या कंडीशंस है, क्या वो इंडिकेट करती हैं कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट को, क्या कहीं फ्रॉड की स्मेल तो नहीं आ रही है। वो उनको जो ऑडिट एविडेंस है उनको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करे। अगर एक ऑडिटर को एक एविडेंस और दूसरे एविडेंस में कुछ लगता है कि दोनों में मेल नहीं है तो उसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है और वो उसके हिसाब से रहेगा। उसको हमेशा अलर्ट रहना है कि ये सोचना है, पर उसको ये नहीं सोचना कि हर चीज में फ्रॉड है। उसको अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी कंडीशन मिलती है कि जिसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की संभावना है तो वो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेगा और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेगा। बात आई थी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होंगे? सफिशिएंट जो है वो क्वालिटी पे करते हैं और एप्रोप्रिएट है वो क्वालिटी पे करेंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी पे करेंगे कि वो एनफ है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। एप्रोप्रिएट है वो रिलायबल एंड रिलेवेंट है। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट को कैसे डिसाइड करेंगे? स्कोप डिसाइड किया जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज पर, एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन पर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स पर। जैसा जैसा एसेज कहते हैं वैसी वैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना स्कोप करेगा। स्कोप ये हम इसको स्कोप डायरेक्शन और इसको हम ऐसे 300 में सीरीज में पढ़ेंगे। अगर ऑडिटर को रीजनेबल ऑफिस एश्योरेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को अगर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलता या मैनेजमेंट उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। ऐसे 705 इसको हम 700 सीरीज में पढ़ेंगे। तो इस ऐसे में क्या हुआ? इस ऐसे में आई ऑब्जेक्टिव्स, एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन देना, रिपोर्टिंग करना। ये ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करेगा, अपनी ओपिनियन लेगा और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट को बनाएगा। फिर इसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, लिमिटेशन, स्पेक्टिज्म और एविडेंस। तो इस ऐसे को हम एक बार पुनः करते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऐसे बताता है ऐसे 200 ऑडिटर के टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट ऑडिटर को ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेगा और इंटरनल कंट्रोल लगाना, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। लगाना, डिजाइन करना, मेंटेन करना और अपडेट करना। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, रिपोर्ट करेगा एज पर ऐसे, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म को अपनाए रखेगा। फिर हमने देखा इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन में दो चीजें आती हैं। ऑडिटर के पर दो चीजें आई, एक टाइम और एक लिमिटेशन। मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग, ऑडिटर मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करता है, 100% चेक नहीं कर सकता, सैंपलिंग करता है, ये ऑडिटर के टाइम पे है। ऑडिटर पे लिमिटेशन भी है, टाइम की लिमिटेशन है, उसके पास कॉस्ट की भी लिमिटेशन है।
स्पेक्टिज्म, ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है और अपना अलर्ट रह के काम करना है। अगर कहीं दो एविडेंस में कंफ्लिक्ट हो तो उसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर ऑडिटर को पूरे एविडेंस नहीं मिलते हैं तो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा। इसके बारे में 700 सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये एसए 200 प्रोवाइड करता है बेस टू अदर एसए, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, लिमिटेशंस और एविडेंस के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अब इस ऐसे को आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, इसको नोट करेंगे, लिखेंगे, लिख के इसको याद करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले ऐसे की बात करेंगे। थैंक यू।